मीर फरीद हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए। मीर, सीधे आपके रुख करते हुए, चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को हम सब ने देखा चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए, लेकिन उनमें से चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या फिर पीडीपी चीफ हो, तीनों डायरेक्ट चुनावी मैदान में नहीं है, उनके परिवार के लोग हैं। खासतौर से अगर मैं फारूक अब्दुल्ला की कहूं, उमर अब्दुल्ला दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से गांदरबल प्रमुख है। फिलहाल ये बताइए, सुबह सुबह की सियासी फिजा इस वक्त श्रीनगर की क्या बता रही है, और दिलचस्प मुकाबला इस बार होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। जी चित्रा, और जैसे मौसम ने भी आज पलटी खाई है और काफी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, काफी ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। और जैसे आपने कहा कि सभी दिग्गज चुनावी कैंपेन में थे और कोशिश हर एक पार्टी ने की कि जितनी भी जान जो है झोंक सके इसमें करें, क्योंकि काफी समय के बाद चुनाव हो रहे हैं और काफी अनिश्चितता भी है कि इसके बाद कैसे जो है सरकार बनेगी और क्या पावर शेयरिंग रहेगा, एलजी के पास क्या रहेगा, यहाँ की जो चुनी सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, उसके पास क्या रहेगा। काफी सवाल भी उठाए थे। उमर अब्दुल्ला ने तो पहले ये भी कह दिया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद शायद उनके पिता ने उनको समझाया और वो इलेक्शन के मैदान में उतरे। सही कहा आपने ये भी कि 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो इससे आप साफ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्फिडेंस शायद नहीं था कि एक सीट से शायद ना जीतें तो दूसरी से जीत जाएं। सजाद लोन भी 2 सीट से लड़ रहे हैं। और इस बार नई चीज जो राजनीतिक दल हैं या नेता हैं उनके लिए ये है कि काफी बड़े पैमाने पे वोटिंग हुई है। कश्मीर में इससे पहले एक मैनेजमेंट रहती थी, कई सीटों पे ये पता रहता था पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो है वोट ज्यादा नहीं पड़ेंगे, तो एक मैनेजमेंट के तरीके से जिसको आप कहेंगे इलेक्शन जीते जाते थे। लेकिन अब मैनेजमेंट जो है खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे वोटिंग हुई है कि अब जो है सही माने में जिसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे, जिसको आप लोकतंत्र कहेंगे, उसकी एक मिसाल इस बार कश्मीर में हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर आप एनसी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की बात करें तो एग्जिट पोल के बाद उनका कॉन्फिडेंस जो है काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 40 से 48 सीटें एग्जिट पोल जो सी वोटर है उन्होंने उनको दी हैं। और उसके बाद उनको ऐसा जरूर लग रहा है कि शायद बाकी इंडिपेंडेंट हो, सीपीआईएम जैसे लोग या नेशनल पैंथर्स पार्टी या इवन पीडीपी, क्योंकि कल फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो जो है मिल सकते हैं, ताकि बड़ा जो गोल है, जो बड़ा एक चीज है कि बीजेपी को बाहर रखना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है, तो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके बात की है फारूक अब्दुल्ला ने। तो इससे एक संकेत मिलता है कि जैसे जैसे नंबर सामने आएंगे और लगेगा कि इनको जरूरत पड़ रही है पीडीपी की या बाकी लोगों की, तो वो जरूर आ सकते हैं इकट्ठे। और ये जो है बीजेपी के पास ये इक्का नहीं है, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो सिर्फ जम्मू में सीमित है, कश्मीर में खाता खोलना मुश्किल लग रहा है, उनके पास कोई अलायंस पार्टनर भी कश्मीर में नहीं है। तो क्या बीजेपी सिर्फ जम्मू के बलबूते पे सरकार बनाने का सोच सकती है? उस पे एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान लगाया है एग्जिट पोल ने। लेकिन एग्जिट पोल 100% हमेशा सही नहीं होते, तो क्या इस बार बीजेपी भी ये सोच रही है कि शायद इस बार भी ऐसा ना हो और उनकी ज्यादा बेहतर सीटें आए? और उसके साथ साथ चित्रा, 5 जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं, हम वो भी जानते हैं कि उस पर भी बवाल है कि कई लोग कह रहे हैं कि अभी जो है पहला वोट भी नहीं गिना और बीजेपी के 5 जो एमएलए हैं पहले ही असेंबली में बैठे हैं, नॉमिनेटेड एमएलएज हैं। अब देखना यह होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको कैसे नॉमिनेट करते हैं, कौन लोग होते हैं, क्या वो बीजेपी से ताल्लुक है उनका या नहीं होंगे, तो वो सब चीजें भी हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि 90 सीटों की असेंबली में अगर 5 आपको जो है नॉमिनेटेड मिलते हैं, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे, किसके दावे का दम दिखेगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, टीवी स्क्रीन भी आप देख रहे हैं। हरियाणा की 90 सीटों पर क्या कमल एक बार फिर से खिलेगा, हैट्रिक लगेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार ले जाएगी, जैसा कि एग्जिट पोल के आंकड़े इशारा कर रहे हैं।